हेलो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल जहर होंगे, है ना? बिल्कुल भौकाली अंदाज में बोलो एक बार, कैसे हो तुम लोग? जल्दी से बताओ कैसे हो तुम लोग? इसके पहले के लेक्चर कैसे चल रहे थे यार? मैं तुम्हें सच बताऊं, इसके जो पहले वाला लेक्चर था उस दिन मैं सच में बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था। ठीक है, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ख्याल चल रहा था। एक डिप्रेशन की एक स्टेज होती है ना? लगातार अगर 2 से या 3 हफ्ते तक अगर आप डिप्रेस रहते हैं ना, अगर आप उदास रहते हैं ना, तो वो लाइक एक डिप्रेशन का कारण होता है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, ठीक है? ये चैप्टर मेरे को कवर करवाना था, तो मैं भी हाल ही में रिकवर होकर के मैं इस चैप्टर को शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक डिप्रेशन की एक छोटी सी स्टेज है जो शायद मैं था, और ये पता नहीं क्यों कैसा मेरे साथ हो रहा है। मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं चल रहा है। बाकी ठीक है, सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है? मैं अपने आप को मैनेज करता हूँ, मैं अपने आप को रिकवर करता हूँ बहुत जल्दी ही, ठीक है? बाकी आज की क्लास में ले लेता हूँ, इसके बाद का मैं आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है? चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? जीवों में जनन का ये लास्ट लेक्चर हमारे पास होगा। कभी कभी आप लोग एक बात याद रखना कि सामने अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिख रहा है ना, और उसके चेहरे में हमेशा स्माइल है या ऐसा कुछ वो हो रहा है ना, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत लेनी चाहिए कि यार इतना खुश हमेशा रहता कैसे है? ये कुछ ना कुछ कारण है, ठीक है? शायद आप लोग नहीं ले पाएँ, और मुझे भी खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो चलिए ठीक है, हम उसे बाद में बात करेंगे। और खैर, टॉपिक तो बड़ा है, इस विषय में बात करूंगा मैं, एक पर्सनली एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है? चलिए, जीवों में जनन हमने बताया था आपको, आप लोग पढ़ रहे थे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ बिल्कुल, मुझे याद आ रहा है, आप लोग पढ़ रहे थे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज की क्लास बिल्कुल जोश में होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल ना रुकना है ना थकना है, बस हमेशा जिंदगी में आगे चलते रहना है। एक शायरी सुन लो कि हजारों उलझने राहों में हैं, हजारों उलझने राहों में हैं और कोशिशें बेहिसाब। हजारों उलझने राहों में हैं और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, बस चलते रहिए जनाब, बस, ठीक है? चलिए, इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हिंदी से आप लोग को पता है लैंगिक जनन की घटनाएं, ठीक है? तो लैंगिक जनन की घटनाओं में मैं एक बार चेक कर लेता हूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। हाँ, तो मैंने आपको निषेचन पूर्व घटना पढ़ा दिया है। अब आपके 2 इवेंट्स बचते हैं। पहला आता है निषेचन, आता है जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है? आई होप निषेचन मैंने पढ़ाया है शायद, क्या मे बी निषेचन मैंने आपको पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, ठीक है? निषेचन क्या होता है? निषेचन का मतलब होता है निषेचन की प्रक्रिया में, ठीक है, या निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक, ठीक है? समझना क्या होता है पहले, नर और मादा युग्मक संलयित होते हैं, ठीक है? नर और मादा युग्मक आपस में आकर के मिलते हैं। ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक, ये आपस में आकर के मिले, ठीक है? तो ये क्या बनाया? ये बनाया युग्मनज, जिसको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है? निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? तो निषेचन नर और मादा युग्मक का संलयित होना ही निषेचन कहलाता है। एनसीईआरटी की डिफिनीशन लिख लो आप लोग की। और आपको पता है युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है? बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बच्चे जा रहे हो मेरे बच्चे, बिल्कुल सही जा रहे हो मेरे शेर, बिल्कुल सही। जो युग्मनज होता है बच्चे, वो द्विगुणित होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है? लेकिन जो युग्मक होते हैं वो कैसे होते हैं? वो अगुणित होते हैं। पिछली क्लास में यही मैं चिल्ला के मर के पढ़ाया था तुम लोग को, समझ में आया था ना? बताओ, समझ में आया था ना? बस यही अंतर है कि वो एनसीईआरटी की बुक में लिखा, छांट के इसमें लिख लेता हूँ, सब समझा देता हूँ, एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। पता नहीं आप लोग बुक से फिर क्यों नहीं समझ पाते हो, है ना? इंतजार करते रहते हो भैया का वीडियो आ जाए, जल्दी से पढ़ लेते हैं, है ना? तो ठीक है, मैं भी दे रहा हूँ आप लोग को, प्लेलिस्ट पर चेक कर लिया करो, वहीं पर वीडियोज़ हैं, ठीक है? बाकी आप लोग
वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, तुम लोग करते नहीं हो, है ना। मैं देखता हूँ, मैं वीडियोस को अभी कभी देख लिया करता हूँ, तुम लोगों की लाइक वगैरह, मैं इंतजार में बैठा रहता हूँ ना यार, सच में। चलो, अगर इसका आप लोग डिफिनीशन लिखो एनसीईआरटी वाला, ठीक है, तो बना करके लिखो कि निषेचन प्रक्रिया में, ठीक है, निषेचन प्रक्रिया में लिखो, लिखो मेरे साथ लिखो, निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक व मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, ठीक है। निषेचन प्रक्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और ये युग्मनज द्विगुणित होता है। क्या होता है? ये युग्मनज द्विगुणित होता है। इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। तो निषेचन आपके दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। निषेचन के प्रकार अगर आप देखा जाए तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में लिख लेना, बड़ा प्यारा लगता है। और बोर्ड एग्जाम का आप लोग को बड़ा डाउट होगा ना कि हिंदी से लिखे इंग्लिश से लिखे, कैसे लिखे। तो बोर्ड एग्जाम में आप लोग ना हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशन करके लिखोगे ना, सच में एग्जामिनर पगला आ जाएगा, बैकला आ जाएगा एग्जामिनर, है ना। बोलेगा भाई कैसा लिख दिया मेरा बच्चा, कैसा लिख दिया, बोला कहाँ से पढ़ के आया तू, है ना, ऐसे पूछने लगेगा। निषेचन के प्रकार, तो निषेचन दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, है ना, समझना बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, डरना नहीं इस चैप्टर से। बाह्य निषेचन, और दूसरा है अंतः निषेचन। पहला क्या है? तो पहला है बाह्य निषेचन, दूसरा क्या है? दूसरा है अंतः निषेचन। अब इसको पहले मैं समझा देता हूं, फिर एनसीईआरटी डायग्राम, फिर ये सारी चीजें आप लोग लिखना। बाह्य निषेचन का मतलब क्या है? बाह्य मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, ठीक है, हिंदी से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन लिख लेना। अंतः मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन क्या होता है बच्चे? ये होता है, अबे हट, ये नहीं होता है। बाह्य निषेचन का मतलब जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है, ठीक है। जैसे मैं हूं नर, एक इधर है मादा, ठीक है। मान लो इधर एक मादा खड़ी है, ठीक है, समझ गए, मान लिए, ठीक है, मान लो। मानने में क्या जाता है ना, कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो। ये कौन खड़ी है, उसी को समझ लो, हमारी वही खड़ी है, ठीक है। चलो देखो, ठीक है, मैं नर, ये मादा। अब इधर से मेरा नर युग्मक आया, उधर से मादा युग्मक आया, और कहीं पर बाहर फ्यूज कर रहा है, कहीं बाहर मिल रहा है, कहीं बाहर युग्मनज का निर्माण कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? समझ पा रहे हो ना। बाह्य निषेचन क्या होता है? जब नर और मादा युग्मक शरीर के बाहर संलयित होते हैं, शरीर के बाहर निषेचन की क्रिया होती है, शरीर के बाहर युग्मनज का निर्माण होता है, तो उसको हम लोग बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। बाह्य निषेचन, जैसे आपका मेढक हो गया। मेढक क्या करता है? एक पानी में जाता है, एक गड्ढे में, नर मेढक वो अपना नर युग्मक डाल आता है, फिर मादा युग्मक जाती है, वो भी अब मादा युग्मक छोड़ आती है। नर युग्मक मादा युग्मक आपस में घूमते 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 मिल जाते हैं। ये देखो, अब ये बन गया मेढक। अब मेढक तुमको पता है, मेढक जब बचपन में रहता है ना, तो बिल्कुल वो मछली के मतलब ग्रुप का रहता है। मेढक को बचपन में देखोगे तो समझ नहीं पाओगे कौन मछली कौन मेढक, ठीक है। ये हुआ आपका बाह्य निषेचन, समझ गए ना। अंतः निषेचन क्या होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब निषेचन शरीर के अंदर हो रहा हो, जब निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर ही हो रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल मतलब अंदर, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब निषेचन क्रिया बाहर। जैसे मनुष्यों में, ठीक है, उदाहरण क्या है? मनुष्यों में, ठीक है, निषेचन की क्रिया अंदर होती है। कुत्तों में, है ना, बिल्ली में, बताओ, बिल्ली के पेट के अंदर बच्चा रहता है ना, गर्भाशय में रहता है ना, फिर बिल्ली हो गई। भैंस में, है ना, गाय में, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। इतने एग्जाम्पल हैं कि ना लिखवाते लिखवाते मैं थक जाऊंगा, ठीक है। सरीसृप के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, टेरिडोफाइट्स हो गए आपके, ब्रायोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, है ना, ऐसे लिख लो, टेरिडोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं? और एंजियोस्पर्म भी हैं।
जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सभी क्या होते हैं? तो इनके सभी के अंदर अंतः निषेचन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इधर क्या है? इधर उभयचर हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गया, उभयचर हो गया, है ना, मछली हो गया। तो जो ये बाह्य निषेचन की क्रिया होती है ना, ये अधिकतर जलीय प्राणियों में होती है ना, अधिकतर जलीय जीव के अंदर ये क्रिया होती है। कौन सी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पे होती है? जलीय प्राणियों के अंदर होती है। बताइए, ठीक है। तो जलीय प्राणियों के अंदर क्या है? ये सभी क्रियाएं होंगी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? बताइए। एक क्रिया, एक निषेचन की एक और क्रिया होती है, उसको एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, अनिषेक जनन क्या होता है ना। इसको हो गया। एक क्रिया और है एनसीईआरटी में आपकी मेंशन करके रखी है, उसको बोलते हैं अनिषेक जनन, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस, है ना, अनिषेक जनन। ठीक है, इसको भी यही समाप्त कर देते तो निषेचन वाला जो दूसरा नंबर पॉइंट है ना, दूसरा इवेंट है, ये खत्म हो जाएगा, है ना। लिख लेना पार्थिनोजेनेसिस। बच्चे बोलते सर बहुत छोटा छोटा लिखते हो, तो अब देख लो इतना बड़ा बड़ा लिख रहे, समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। बताओ अनिषेक जनन क्या होता है? अनिषेक जनन ऐसी क्रिया होती है जिसमें बिना नर युग्मक के ही मादा युग्मक ही एक नए संतान का निर्माण कर देती है, नए जीव का निर्माण कर देती है, उसको अनिषेक जनन बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह अनिषेक फलन भी आता है। ठीक है, फलन में मतलब पुष्पों में चले जाओ, अनिषेक जनन मतलब जीवों में आ जाओ। तो लिखो बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से ही नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के ही। ठीक है, बिना निषेचन के यानी कि इसका नर युग्मक नहीं जा रहा है, नर युग्मक के नहीं मिल रहा है, नर युग्मक के बिना ही। ठीक है, बिना निषेचन के ही, ठीक है, बिना निषेचन के ही मादा युग्मक। ठीक है, कौन से बता रहा है? बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से ही, मादा युग्मक से ही नए जीव का निर्माण होना, मादा युग्मक से ही नए जीव का निर्माण होना ही अनिषेक जनन कहलाता है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताइए मधुमक्खी का एग्जाम्पल दिया था कि नहीं? मधुमक्खी, मधुमक्खी अगर चाहती है, जैसे मैं मधुमक्खी हूं, अगर मैं अरे यार हट, मैं ही मेल बन जाऊँ, मैं नहीं बनूंगा, इधर बना लो। जैसे ये चाचा हैं, है ना, ये चाचा हैं कल्लू। ठीक है, क्या है? कल्लू। कल्लू चाचा अगर चाहें अरे यार इसको कल्लू मधुमक्खी बोलो, इसको मधुमक्खी बोलो। हाँ, कल्लू मधुमक्खी मतलब ये रानी है ना, कल्लू नहीं कल्ली बता दो, कल्ली रानी मधुमक्खी। अगर रानी मधुमक्खी चाहती है तो खुद वो ड्रोन को पैदा कर सकती है। किसको? ड्रोन को, यानी कि नर मक्खी को, है ना। तो रानी मधुमक्खी को ड्रोन पैदा करने के लिए उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होना अनिवार्य नहीं है। वो बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के ही, बिना नर युग्मक के ही वो ड्रोन को पैदा कर देगी। लेकिन चाचा, लेकिन एक शर्त है, वन कंडीशन अप्लाइड। क्या? व्हाट कंडीशन? अगर रानी मक्खी चाहेगी कि मैं श्रमिक मधुमक्खी को पैदा कर दूं बिना नर मक्खी के, समझना, श्रमिक मक्खी को पैदा कर दूं बिना नर मधुमक्खी के, तो रानी मक्खी कदापि नहीं कर पाएगी, क्योंकि श्रमिक मधुमक्खी में दोनों के गुणसूत्र जाते हैं, नर और मादा के, नहीं कर पाएगी। तब क्या होगा? तब ये रानी मधुमक्खी जब ड्रोन को पैदा करती है तो बिना निषेचन के ही पैदा कर देती है, इसलिए इसको अनिषेक जनन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला उदाहरण मधुमक्खी का लिख देंगे। क्या लिख रखा है? बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से ही एक नए जीव का निर्माण होना किस क्रिया को दर्शाता है? अनिषेक जनन को दर्शाता है। ठीक है, कुछ पक्षी होते हैं, जैसे पक्षी, आपने टर्की का नाम सुन रखा है ना, टर्की, है ना, टर्की। टर्की एक पक्षी होता है जिसमें अनिषेक जनन होता है। जैसे आपकी छिपकली हो गई, छिपकली, कुछ लड़कियां होती ना जो पतली होती, बिल्कुल से पतली पतली, उनकी थोड़ा सा अच्छी दिखती, खूबसूरत दिखती, तो उनको बहुत से लोग ऐसे मतलब उनको वो करने के लिए, है ना, थोड़ा सा इरिटेट करने के लिए उनको छिपकली बोलते हैं। ए छिपकली तू क्या कर रही है ना, ऐसे करके। तुम ए छिपकली तू पढ़ नहीं रही ना, चल इधर देख, सही से देख इधर। ठीक है, मधुमक्खी हो गया, पक्षी हो गया, छिपकली हो नाम ऐसा है यार, सच में छिपकली को छिपकली तो बोलेंगे, और कुछ दूसरा नाम थोड़ी मैं रख दूंगा।
मैं आकर के यहाँ दूसरा नाम रख दूँ और तुम लोग फिर बस शुरू हो जाओ, ये हो गया वो हो गया, जल्दी से। ठीक है, चलो यहाँ तक समझिए। निषेचन की जो घटनाएं हैं, फर्टिलाइजेशन के इवेंट है, जितने भी फर्टिलाइजेशन के इवेंट है, जितना भी निषेचन की घटनाएं हैं, वो ये तीनों हैं। पहला क्या है? बाह्य निषेचन, अंतःनिषेचन और अधिक्षेप जनन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोजेनेसिस। बताओ क्लियर है? नो डाउट, यहाँ तक क्लियर है? आगे चले तो मैं इसे मिटा देता हूं। अब हमारा लास्ट बचता है निषेचन पश्च घटना। मिटा दें इसे मिटा दें, मिटा के आगे चलते। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुझे बहुत गर्व है तुम्हारे ऊपर, सच में तुम बहुत अच्छा करोगे यार। कमेंट कर देना, ठीक है? तुम लोग इंस्टाग्राम में जा करके वहाँ पर भी मैसेज वगैरह कर दिया करो, ठीक है? बात कर लिया करो मेरे से। कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाया करता हूँ, है ना? तुम लोग कुछ बच्चे होते हैं, मैं तुम्हें सच बताऊँ, लिटरली बता रहा हूँ यहाँ से, कुछ वो जो एक वो वाली हरकतें होती ना, गाँव वाली, या फिर मतलब नॉन मेच्योरिटी जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर मेच्योरिटी नहीं होती है, वो हरकतें कभी भी बच्चे कर दिया करते हैं, है ना? अरे तुम 12th में पढ़ते हो यार, थोड़ा सा तुम्हारे पास सिंसियरिटी होनी चाहिए, है ना? लेकिन तुम लोग के पास नहीं है शायद। सबको नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ बच्चों को कह रहा हूँ। और मैं टारगेट भी नहीं किया, मैं यार देखता हूँ जब कभी इंस्टाग्राम आईडी और कभी कभी फ़ोन आते हैं तो कभी मैं ही रिसीव कर लेता हूँ, तो वहाँ पे देखता हूँ बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो लगता है कि यार तुम लोग सच में अनमेच्योर हो यार। यहाँ पे तुम इस फैकल्टी में आ गए हो ना यार, तुम कुछ बदलाव लाओ अपने ऊपर, ठीक है? कुछ बदलाव लाओ। और जब तक तुम बदलाव नहीं लाओगे, जब तक तुम एक सही डायरेक्शन पर वर्क नहीं करोगे, जब तक तुम खुद से नहीं सोचोगे, तब तक बच्चे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। जब आप कुछ चीज़ के बारे में सोचते हो, ठीक है, तब आप जीवन में आगे निकलते हो, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जीवन में आगे निकलें, पढ़े लिखें, ठीक है, अच्छे से, वो भी अपना एक नाम और मुकाम अलग से बनाएं, ठीक है? चलिए, थर्ड इवेंट आता है हमारा निषेचन पश्च घटना। क्या आता है? निषेचन पश्च घटना। कौन सी घटना आती है? तो ये हमारी आती है निषेचन पश्च घटना। यानी कि अब निषेचन हो गया, निषेचन के बाद क्या होता है, ठीक है? तो निषेचन के बाद सिर्फ एक चीज होता है, वो होता है भ्रूण का निर्माण होना, एम्ब्रियो का निर्माण होना। इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। लिख लेना फर्टिलाइजेशन की पूरी स्पेलिंग। निषेचन की बाद की घटना क्या होती है? जब निषेचन हो जाता है ना, तब वो एक एम्ब्रियो का निर्माण करता है, तब वो एक भ्रूण का निर्माण करता है, ठीक है? नो डाउट आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पे देख लीजिए, लिख लीजिए भैया कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है? क्या होता है कि लैंगिक जनन में, समझना, बहुत बड़ी बात कह रहा है एनसीईआरटी, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बाद ही, राइटिंग पे मत जाना बाबू, बाद ही युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है? क्या होता है कि लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं, कौन सी घटनाएं होती हैं? 3 इवेंट्स होते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बाद ही युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है? इसी घटना को, यही निषेचन पश्च घटना कहलाती। युग्मनज का निर्माण होना ही निषेचन पश्च घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यही घटना निषेचन पश्च घटना कहलाती है। बताइए बच्चे, समझ आ गया कि नहीं? बताओ। अब अपन आगे ना बढ़ेगा, पहले तुम लोग बताओ, वीडियो को लाइक करो। जितने भी लोग वीडियो को लाइक नहीं किए, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, जल्दी से करो। युग्मनज क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है भ्रूण। क्या बनाता है? भ्रूण। और भ्रूण क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है नया संतान। समझ गए? बिल्कुल सिंपल। युग्मनज क्या बनाता है? भ्रूण बनाता है। भ्रूण क्या बनाता है? भ्रूण नया संतान बनाता है। युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है कि अगुणित होता है? तो युग्मनज होता है
द्विगुणित। ठीक है, अब ये बताओ, अगर निषेचन, समझना इवेंट समझना, अगर निषेचन बाह्य हो रहा है तो जो ये युग्मनज है ये कहाँ रहेगा? अगर निषेचन अंतः हो रहा है तब ये जो युग्मनज ये कहाँ रहेगा? बताओ, नो डाउट आपको पता हो गया। बताओ 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 भैया बताओ, नहीं समझ आया क्या? हैं, समझ तो आ गया, बोल तो दिए हैं। युग्मनज अगर बाहर रहेगा, अगर निषेचन बाह्य होगा तो युग्मनज कहाँ रहेगा? शरीर के अंदर कि बाहर? बिल्कुल सही बात, शरीर के बाहर युग्मनज का निर्माण होगा। और अगर निषेचन अंतः होगा, है ना, गर्भाशय के अंदर होगा, तो युग्मनज कहाँ रहेगा? युग्मनज बेटा शरीर के अंदर आराम से बिस्कुट, नमकीन, टॉफ़ी, लाई नमकीन, चाट पकौड़े, कुसली पपड़ी और चाउमीन, बर्गर, डोसा, पिज्ज़ा, बर्गर, सब चीज़ें वो खा रहा होगा। कैसे खाएगा? उसकी अम्मा खाएगी ना बताओ, उसकी अम्मा खाएगी ना, बोलेगी ए जी मेरे पेट में छोटा बाबू है, मेरे को ये खाना है, फिर उसके पापा दौड़ते दौड़ते लेने जाएंगे। बच्चों, जब बच्चे होते हैं पेट के अंदर, या फिर जब औरतें उपवास करती हैं, है ना, तब ये चीज़ें यार बड़ा मतलब मैटर करती हैं। नो डाउट आप लोग बड़ी फैमिली से सभी लोग होंगे, जो बच्चे छोटी फैमिली से है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली से है ना, कभी ये दर्द उन लोगों से पूछना यार, सच में। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का दर्द वही जानता है जो उस स्टेज से गुजर के आता है। ठीक है, और मैं आपको हमेशा बताता हूं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मिडिल क्लास फैमिली में क्या क्या होता है वो बिल्कुल सभी चीज़ें आपको पता होंगी जहाँ तक है। ठीक है, जितना भी दर्द है उसे हमने छिपा करके रखा है, कभी मौका मिला तो तुम्हें ज़रूर बताएंगे, लेकिन आज यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना समझ गए? बताओ बताओ भैया बताओ, निषेचन पश्च घटना इवेंट्स ऑफ समझ गए कि नहीं? देखिए, जो ये युग्मनज है ना, ये युग्मनज शरीर के बाहर हो रहा है, इसका विकास। जब युग्मनज का विकास शरीर के बाहर हो रहा होता है तो वो पर्यावरण पर निर्भर करता है कि वो युग्मनज कैसा होगा। ठीक है, पर्यावरण पर क्या करता है? पर्यावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो पेट के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, तो पर्यावरण पर नो डाउट निर्भर नहीं करता है। एग्जैक्टली, क्लियर, समझ आ गया? बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले यहाँ से। अब देखो, जैसे फंजाई होते हैं, शैवाल होते हैं, ठीक है, इनके युग्मनज की ना मोटी भित्ति होती है। क्या होते हैं? समझना, एनसीईआरटी मेंशन है। जैसे फंजाई होते हैं, ठीक है, शैवाल होते हैं, जो इनका युग्मनज होता है ना, उसके पास मोटी भित्ति होती है। इनके युग्मनज, इनके जाइगोट के पास मोटी भित्ति होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वो रक्षा करते हैं। किसकी? फंजाई और शैवाल के युग्मनज की, जो कि एक नया जीव बनाता है, उसकी रक्षा करने के लिए। जैसे शुष्कन से, शुष्कन मतलब शुष्क अवस्था आ गई, ठीक है, शुष्कन से रक्षा करते हैं, उसकी क्षति से रक्षा करते हैं। ठीक है, शुष्कन से होने वाली क्षति से, ठीक है, तो उसकी बाहरी आवरण मजबूत कर दी जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? उससे वो अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। क्या करता है? अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो युग्मनज होता है, युग्मनज क्या करता है? ये युग्मनज है, समझो, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, ये युग्मनज है। अगर सोचो, एक बात समझना, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एनसीईआरटी ने मात्र एक लाइन में समझा दिया, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए वक्त लगता है। युग्मनज क्या करता है? मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ? पी लेता हूँ, देखो जो मन कर जाए वो कर देना चाहिए। देखो युग्मनज क्या करता है, जैसे प्राणी होते हैं, नो डाउट, समझ रहे हो ना? प्राणियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। युग्मनज क्या करता है समझना, एनसीईआरटी में साफ साफ यही लिख रहा है, प्राणियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। युग्मनज क्या करता है? प्राणियों की निरंतरता को, यानी कि जैसे
हमारे दादाजी, फिर उनके दादा के पापा, फिर उनके पापा, उनके पापा, फिर हमारे पापा, फिर हम, फिर हमारे आगे बच्चे जाएंगे, फिर हमारे बच्चे, फिर आगे बच्चे, बच्चे बच्चे। ये क्या हो रहा है? ये प्राणियों की निरंतरता को युगमनज क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है, सुनिश्चित कर रहा है। अगर युगमनज का निर्माण नहीं होता तो शायद प्राणियों में निरंतरता ना होती, एक समय आता प्राणी इस पृथ्वी से खत्म हो जाते। ठीक है, तो युगमनज ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ने इसको मेंशन करके रखा है, तभी तो मैं उठाया, इसे पढ़ा दूंगा क्या? समझ आ गया ना? यानी कि मानव की जो शुरुआत होती है वो एक एकल कोशिका युगमनज के रूप में होती है। ये भी लिख लो, है ना? क्या होती है? मानव की शुरुआत, लिख लेना, मानव की शुरुआत एक एकल कोशिका युगमनज के रूप में होती है। ठीक है, अब मैं पानी पी लेता हूँ, अब नहीं पढ़ाऊंगा। जो मानव की शुरुआत होती, सोचो हमारी शुरुआत अगर हुई है ना तो यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये स्पर्म, ये ओवम, ठीक है, इससे क्या बनती है? इससे एक सेल बनती है। ये देखो, इसके अंदर कितने सेल रहते हैं, कोशिका रहते हैं? 2 कोशिका। कौन सी? नर कोशिका, मादा कोशिका। नर का शुक्राणु, मादा का अंडाणु। इधर क्या बोल रहा है कि मानव की शुरुआत एक एकल कोशिका युगमनज से होती है। यानी कि एकल कोशिका, ये एकल कोशिका है, ये भी एकल कोशिका है, एकल कोशिका युगमनज से होती है। नो डाउट समझ गए होगे, बहुत बड़ा पॉइंट है। ठीक है, बताओ, समझ गए ना? लिख लो, इसको मिटाना है, अब पढ़ना है भ्रूणोद्भव। लिख लिए होगे? मिटा दे, मिटाएं, आगे बढ़े? चलो, मिटाने में तो यहाँ बहुत दुख जाता है। अब ये इवेंट खत्म हो गए, तीनों इवेंट खत्म हो गए निषेचन के पश्चात की। अब ये बहुत आगे के इवेंट है। ठीक है, हाँ, मतलब अब इसी निषेचन के पश्चात ही इवेंट होता है ये। यहाँ पे हम मिटा देते हैं। देखो, मैं जो मजाक करता रहता हूँ ना तुम लोगों से, कोई अगर सीरियस व्यक्ति बैठा हो ना तो वो चुपचाप भाई जा सकता है मेरी क्लास से। ठीक है, नो डाउट मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं एक एक चीज़ें, जो मैं जितना कॉन्सेप्ट लेकर के हूँ, जितना कंटेंट लेकर के आया हूँ, वो पूरा कंटेंट को मेरे को आपके दिमाग के अंदर घुसा के जाना है, बस हो गया, और कुछ नहीं करना मेरे को। अगर मैं जितना पढ़ा दिया उतना समझ में आ गया, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में नाइस टीचिंग लिख दिए ना कि भैया आपने जो भी पढ़ा है ना पूरा दिमाग में घुस गए, भैया जो भी पढ़ा है ना मज़ा आ गया, दिल खुश हो जाता है यार, ये दिल पूरा छलनी छलनी हो जाता है, बाहर निकल के रोने लगता है, सच कह रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस। क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस, यानी कि भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव क्या होता है समझो कभी? ठीक है, जो युगमनज होता है ना, युगमनज बाद में जाकर के क्या बनता है? भ्रूण बनता है। तो युगमनज से भ्रूण के, समझो, युगमनज से भ्रूण के निर्माण होने की प्रक्रिया भ्रूणोद्भव कहलाती है। भ्रूण उद्भव मतलब भ्रूण का उद्भव, उद्भव का मतलब भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास कहाँ से होगा? तो वो होगा युगमनज से। युगमनज से यानी कि समझो एक जाइगोट है, जाइगोट से बनेगा क्या? एम्ब्रियो। कैसे बनेगा ये समझो। जाइगोट कैसे मिलकर के बनता है? तो जाइगोट होता है, जो युगमनज होता है वो 2 कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। कौन सी? एक होती है मेल की, एक होती है फीमेल की। मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम। ठीक है, तो क्या बना रहा है? ये बना लिया जाइगोट, ये बना लिया जाइगोट। ठीक, जाइगोट की कोशिकाएं कितनी हुई? सबसे पहले इसके अंदर, जाइगोट के अंदर क्या हुआ? कोशिका विभाजन होता है ना। जाइगोट के अंदर क्या होता है? इसको यहाँ मिटा देता हूँ पहले, है ना।
जाइगोट के अंदर एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, ये जाइगोट है। ठीक है, हमने देखा ये वाला नर का है, ये मादा का है। अब ये आपस में मिला तो क्या बनी, दो कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, दो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं, क्या होता है समझना, दो कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो कितनी कोशिका बनी। कोशिका विभाजन कैसे होता है, ये जाइगोट है, दो कोशिकाएं बनी, फिर दो बनी, दो से जब आगे बढ़ाना तो चार हो गई, चार से आगे 8 हो गई, 2 3 4 5 6, इधर खींच लो 7 8। ठीक है, दो बनी, फिर कोशिका कितनी बनी, चार बनी, 4 से 8 बनी, 8 से 16 से 32 बनी। ठीक है, यानी कि कोशिकाएं लगातार अपने आप को विभाजित कर रही हैं। ये कौन सी क्रिया हो रही है, ये समसूत्री विभाजन हो रहा है। अगर पूछा जाए कि भ्रूण की कोशिकाएं कौन सी क्रिया द्वारा अपने आप को विभाजित करती हैं, तो आप लोग क्या बताओगे, बताओगे समसूत्री विभाजन के द्वारा, क्योंकि आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन तो यहाँ पे होगा नहीं। कैसे नहीं होगा, अर्धसूत्री हो जाएगा तो कोशिकाएं आधी हो जाएंगी, लेकिन ये बढ़ रही हैं, पहले 2 थी, फिर 4 थी, फिर 8 हो गई, फिर 16 हो गई, फिर 32 हो गई, फिर कितनी हो गई, 64 हो गई, 128 हो गई, 64 हो गई, 128 हो गई, 256 हो गई। ठीक है, 64 128 256 512 हो गई और 1052 हो गई। ठीक है, 1052 512 2 2 4 4, हाँ 1024, सॉरी 1024 हो गई। तो कोशिकाएं क्या हो रही हैं, कोशिकाएं लगातार अपने आप को विभाजित कर रही हैं। ठीक है, और किस विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए जनन कोशिकाएं कैसे विभाजित होती हैं, तो वो होती है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। कैसे होती हैं, वो होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। यानी कि यहाँ पे कोशिका विभाजन में क्या हो रहा है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। क्या हो रहा है, तो वो हो रहा है क्या, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। कोशिकाएं लगातार बढ़ रही हैं, लगातार बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही हैं। जब कोशिकाएं बहुत ढेर सारी हो जाएंगी तो क्या गुच्छा थोड़ी ना बनाएंगी, गुच्छा बनाएंगी, नहीं बनाएंगी। फिर एक स्टेज आती है कोशिका विभाजन, फिर वो स्टेज, इसे तो मुझे यहीं पर बताना चाहिए था, है ना, ये वाला, ये चीज़ है ना, समझ ही गया। फिर एक स्टेज है जिसको बोलते हैं कोशिका विभेदीकरण। क्या बोलते हैं, कोशिका विभेदीकरण। कोशिका विभेदीकरण, कोशिका विभेदीकरण क्या होता है, जो कोशिकाएं बन जाती है ना, अब वो अलग अलग ऊतक का निर्माण करती हैं। अब वो कोशिकाएं, अब वो सेल्स अलग अलग किसका निर्माण करती हैं, अलग अलग ऊतक का निर्माण करती हैं, अलग अलग अंग का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के समूह अलग अलग ऊतक व अंगों की रचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि विभेदीकरण में कि कोशिकाओं का समूह, समूह तो होता ही है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, कोशिकाओं का समूह अलग अलग ऊतक व अंगों का निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, कोशिकाओं के जो विभेदीकरण होता है, कोशिका विभेदीकरण, यानी कि जो कोशिका का जो समूह होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, तो कुछ सेल्स क्या करती हैं, बोलेंगे ये चाचा तू अंग का निर्माण कर, तू हाथ का निर्माण कर, अच्छा जी, बोलेगा ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर बोलेंगे ए कोशिकाएं तुम जाओ लीवर बनाओ, ठीक है हो गया। एक कोशिका तुम छोटी हाथ बनाओ, ठीक है मैं गया। एक कोशिका चल तू यहीं से कोशिकाएं बढ़ती है ना, यहीं से उठा दिया जाता है, ए चल तू हाथ बना, बोली कोशिका ठीक है, 4 6 8 कोशिका चली गई हाथ बनाने में। फिर बोला ए चल पैर बना, ए चल नाखून बना, ए चल बाल बना, ए चल क्या बना, कुछ भी बना, है ना, सबको काम बांट दिया जाता है। वही होता है कोशिका विभेदीकरण, यानी कि कोशिकाओं का समूह अलग अलग ऊतकों और अंगों में विभाजित हो जाता है। इसी को बोलते हैं कोशिका का विभेदीकरण, यानी कि भ्रूणोद्भव आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। भ्रूणोद्भव नो डाउट क्लियर हो गया। अब आपके 2 पॉइंट बचते हैं, है ना, 2 पॉइंट में समझा दूं, 1 पॉइंट इधर ही, 2 पॉइंट बचते हैं, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंड प्रजक प्राणी, ओविपोरस एनिमल, ओविपोरस एनिमल, है ना, अंड
प्रजक प्राणी, ठीक है। ओविपोरस एनिमल। ओविपोरस एनिमल क्या होते हैं? ऐसे प्राणी जो निषेचित और अनिषेचित अंडे के द्वारा होता है, ठीक है। ऐसे प्राणी जिनका जन्म, या ऐसे जीव जिनका जन्म, लिख लो इसमें, मैं लिखवाऊं क्या, कि ऐसे प्राणी जिनका जन्म निषेचित व अनिषेचित अंडे के द्वारा होता है उनको ओविपोरस या फिर अंड प्रजक प्राणी कहते हैं, ठीक है। लिख लिए, यानी कि इनको हम सिंपल से लिख देते हैं अंडे देने वाला प्राणी, ठीक है। अंडे देने वाले प्राणी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओविपोरस प्राणी। नो डाउट आपको पता है यहाँ पे कि अंडे देने वाले प्राणी का जो युग्मनज होगा उसका विकास कहाँ पे होगा? तो उसका विकास शरीर के बाहर होगा। बताओ, अंडे देने वाले प्राणी का विकास कहाँ होगा? आपको पता है उसका विकास शरीर के बाहर होगा, है ना। यानी कि अंडा रख देगा भैया, उसी के बाहर उसका विकास होगा, उसी के बाहर वो बच्चे पैदा करेगा, उसी के बाहर उस बच्चे का जन्म होगा, ठीक है। फिर क्या आता है? जो अंडा होता है ना, जो अंडा होता है ना, वो कैल्शियम की एक कवर से ढका होता है। क्या होता है? कैल्शियम युक्त एक कवच से ढका रहता है। अंडा को पता है ना, अंडा की जो कवर होती है ना बाहर वाली व्हाइट लेयर, वो कैल्शियम होती है, ठीक है। कैल्शियम युक्त कवच से ढका रहता है, ठीक है। कैल्शियम युक्त एक कवच होता है, उससे अंडा ढका रहता है इन लोगों का, ठीक है। और एक निश्चित अवधि के दौरान क्या होता है? निश्चित अवधि के दौरान अंडा स्फुटन होता है, और स्फुटन होकर के एक नया जीव बनाता है, ठीक है। एक निश्चित अवधि के दौरान जो अंडा होता है वो स्फुटन होता है, और वो स्फुटन होकर के क्या बनाता है? नो डाउट एक नया जीव बनाता है, और वही जीव आगे चल के फिर यही क्रिया करता है। बताओ, समझ में आया? ओविपोरस अंड प्रजक प्राणी। अरे तुम्हें नहीं कह रहे, इसको बोल रहे हैं। तुम लोग सोच रहे हो अच्छा मेरे को बोल रहे हैं भैया अंड प्रजक प्राणी। तुम लोग अंड प्रजक नहीं हो, तुम लोग बच्चे प्रजक हो, है ना। तुम लोग सजीव प्रजक हो, है ना। तुम लोग ओविपोरस नहीं हो, ओमनीपोरस हो। नहीं बताऊंगा आगे, ठीक है। इसके अंदर आते हैं सरीसृप आ गए, है ना, मुर्गे आ गए, मुर्गी नहीं, बतख आ गई आदि। अगर उदाहरण देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए, पक्षी भी आते हैं, पक्षी भी अंडा देते हैं ना। आप लोग बचपन में रहे होंगे ना, मैं सच में बचपन में पक्षियों के अंडे मिल जाया करते थे ना, तो बचपन में अब क्या ही पता हम लोग को, आप लोग को भी नहीं पता होगा। बताओ तुम लोग अंडे चुराए हो कि नहीं पक्षियों के? कहीं ना कहीं घर में टहल रहे होगे, कहीं ना कहीं कोई अंडा मिल गया होगा। फिर बचपन में मार भी बहुत खाया करते थे, मम्मी लोग पीटा भी बहुत करती थी, ठीक है। ये था ओविपोरस एनिमल, अंड प्रजक प्राणी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? बताओ आगे चले, पानी पी ले थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ जाते हैं। मैंने बोला था ओमनीपोरस। लिख लो, मिटाना पड़ेगा बच्चे। ये जो ओविपोरस है ना, ओविपोरस मुर्गी, बतख, पक्षी। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपके सामने है जो अंडा देता है, मधुमक्खी। मधुमक्खी वो भी अंडा देता है, अनिषेक जनन उसके अंदर होता है, ठीक है। अंड प्रजक प्राणी है मधुमक्खी। क्या करता है? निषेचित अंडे भी देता है और अनिषेचित अंडे भी देता है। ये समझ लेना बाबू। मधुमक्खी ना, मिटा दूं ऊपर का, यही तो है। मधुमक्खी अनिषेचित अंडे भी देता है, समझ लो, अनिषेचित अंडे भी देता है और निषेचित अंडे भी देता है। जब मधुमक्खी निषेचित अंडे देता है तो श्रमिक मक्खी और वहीं से रानी मक्खी का निर्माण होता है। और जब मक्खी अनिषेचित अंडे देता है तो वहाँ पे नर मक्खी यानी कि ड्रोन का निर्माण होता है। ये इसका अपवाद है, अपवाद का बिल्कुल सही है भाई। मधुमक्खी दोनों अंडे देती, अनिषेचित निषेचित। तुम्हारे दम है तुम भी दे लो, है ना। मतलब तुम्हारे दम है तुम ही दे लो, तुम्हारे दम है ही नहीं, तुम क्या दे पाओगे, है ना। सरीसृप से बोल दिया कि भैया तेरे मधुमक्खी ऐसे देती है, तू भी दे दे। सरीसृप बोला ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा। क्या होगा? बोला ना बाबा ना, हमसे ना हो पाएगा। और बोला तेरे से ना हो पाएगा तो काहे टक्कर लेने आया है।
है ना। ये चीज़ समझ आना, मधुमक्खी का समझ लेना, ठीक है। और नहीं समझे ना तो मधुमक्खी बोलेगी अच्छा जी सबका तो तुम पढ़ लिए तब को तुमको बहुत मजा आई, है ना। और जब वो भैया पढ़ा रहे थे सबका पढ़ रहे थे तब तुम्हें बहुत मजा आ रही थी, लेकिन जब मधुमक्खी का तुम पढ़ रहे हो, है ना, यानी कि जब तुम मेरा करके पढ़ रहे हो तब तुम्हें बहुत घुटन महसूस हो रही थी, तुम्हें बहुत दर्द महसूस हो रहा। ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे मारेगी, डोंक चूस मार देगी, ले, है ना। इसके बाद अब आता है सजीव प्रजक प्राणी। इसको बोलते हैं ओविपोरस और इसको बोलते हैं विविपोरस। ठीक है, विविपोरस सजीव प्रजक। ठीक है, सजीव प्रजक क्या होते हैं? पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, ऐसे करके बोलते हैं। ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है क्या? ऐसे ये क्या होता है? हमारा हाथ पैर सब सही है बिल्कुल, देखो ऐसे हम पुष्पा उष्पा ना बना, है ना। सजीव प्रजक प्राणी विविपोरस एनिमल क्या होते हैं? अब हमको पता है भैया ये क्या हो गया भैया, अंडे देने चला गया क्या? ये अंडे देने वाला प्राणी, नो डाउट हम नहीं है यहाँ पे, ये है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं तो समझ लो हम लोग हैं। सजीव प्रजक क्या होते हैं कि जो जीव भैया अंडे नहीं देते हैं, है ना। ये अंडा दे रहा था, जो जीव अंडे नहीं देते हैं। अब अंडा नहीं देगा तो क्या देगा बताओ? अंडा अगर नहीं दे रहा तो क्या देगा फिर? वो जाहिर सी बात है बच्चे देगा, है ना। क्या जो जीव क्या देते हैं? जो जीव बच्चे देते हैं, क्या देते हैं? तो जो जीव बच्चे देते हैं उनको बोलते हैं सजीव प्रजक। आप लोग बच्चे देते हो, बताओ? हम लोग बच्चे देते हैं। हम लोग क्या मतलब? सभी लोग बच्चे देते हैं, सजीव प्रजक प्राणी कहलाते हैं, है ना। यानी कि निषेचित अंडे का विकास होता है। क्या होता है यहाँ पे? सजीव प्रजक प्राणियों के अंदर निषेचित अंडा का विकास होता है अंदर ही, ठीक है। और निषेचित अंडे के विकास होने के बाद वो बच्चा देता है, तो हम लोग उसको बोलते हैं वोविपोरस, विविपोरस, सजीव प्रजक प्राणी, ठीक है। सजीव प्रजक प्राणी यही होते हैं। उदाहरण बच्चे देते कौन कौन से होता है? ढूंढ लो एग्जाम्पल मैं एक भी नहीं दूंगा। तुम लोग सोचे हो कि अच्छा ये भैया आकर के इसका भी एग्जाम्पल देगा सजीव प्रजक के, तो इसका एग्जाम्पल मैं नहीं देने वाला। इसका एग्जाम्पल दे दूंगा ना तो समझ में नहीं आएगा कि मैं पढ़ाता भी हूँ, तुम लोग मजाक में ले लोगे, है ना। इसका तो एग्जाम्पल अपन नहीं देने वाला। चलो आगे चलते हैं। ये भैया लास्ट पॉइंट है, बस अपना लास्ट पॉइंट है। चैप्टर खत्म होने वाला है, इसी जोश के साथ वीडियो को लाइक करो जल्दी से। जितने बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए जल्दी से वीडियो को लाइक करो, इसी जोश के साथ। चैप्टर खत्म होने वाला है, नो डाउट चैप्टर क्लोज होने वाला है, चैप्टर खत्म होने वाला है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, बस अंतिम पार्ट बचा। जो भ्रूणोद्भव की क्रिया है अगर वो पुष्प के अंदर देखी जाए, किसके अंदर? पुष्प के अंदर देखी जाए, कैसी होती है? तो पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। कैसे होता है? जो पुष्पीय पादप होते हैं ना, क्या होता है? पुष्पीय पादपों में, लिख लेना, बीजांड का निर्माण, ठीक है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण, सॉरी बीजांड नहीं है, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। ये चीज समझ लेना कि पुष्पीय पादपों के अंदर जो पौधे पुष्प देते हैं उनके अंदर जो बीजांड का निर्माण होता है, जो युग्मनज का निर्माण होता है, जो जाइगोट का निर्माण होता है, वो बीजांड के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? बीजांड के अंदर होता है। अब अंदर होता है, इसी बात पर तुम लोग अंदर ना जाकर के एक बार जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करो। जितने लोग देख रहे हो ना, जितने लोग देख रहे हो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करो, जल्दी करो। अभी नहीं देखे, मैं नहीं समझ रहा, तुम लोग किए ही नहीं अभी तक। तुम लोग सोच अच्छा मैं उल्लू बना दूंगा भैया को। अब बेटा तुम्हें पता होना चाहिए, हम पता नहीं कितने लोग को उल्लू बना करके आए हैं, है ना। हम भी छोटे हुआ करते थे, हम भी तो जैसे पढ़ा करते थे, हम बहुत उल्लू बनाते थे, ठीक है। तुम हमको नहीं बना पाओगे बाबू, ठीक है। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक। शुरू करते हैं। पुष्पीय पादपों में क्या होता है? युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। अभी अंतिम में तुम लोग से बात भी करूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा बात करूंगा, दिल से बात करूंगा। यानी कि निषेचन जब होता है इसके अंदर, तो पुष्प के बाह्य दल पुंज, यानी कि जब पुष्प के अंदर निषेचन होता है तो इसके जो पुष्प के बाह्य दल पुंज होते हैं और पुष्प के दल पुंज होते हैं। क्या होता है? पुष्प के बाह्य दल पुंज और दल पुंज तो काम में चला जाता है, वो पुंकेसर,
पुष्प के बाह्य दलपुंज और पुंकेसर क्या होते हैं, वो मुरझा जाते हैं, मुरझाकर टूट जाते हैं। मैं जा रहा हूँ बैठने। निषेचन जब होता है पुष्प के अंदर क्या होता है, पुष्प के बाह्य दलपुंज और पुंकेसर मुरझाकर टूट जाते हैं, मुरझाकर झड़ जाते हैं। यार सच में बहुत टाइम हो गया क्या, कैमरा दिखेगा नहीं, कंप्यूटर ऑन करेंगे दिखेगा, रहने दो हटाओ। निषेचन के अंदर क्या होता है, मुरझा करके वो हो जाता है। ठीक है, खड़ा हो जाऊं फिर। देखो युग्मनज जो होता है, युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित होता है ना, ये चीज याद रखना। युग्मनज कहाँ पे, युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड, ठीक है, तथा बीजांड बीज में विकसित होता है। एनसीईआरटी का टॉपिक, एनसीईआरटी का पॉइंट, ठीक है। जो अंडाशय होता है, ठीक है, अंडाशय में फल विकसित होता है। अंडाशय में क्या होता है, अंडाशय में फल विकसित होता है, और उसी फल के बाहर क्या होता है, फल भित्ति विकसित होती है। ठीक है, फल भित्ति, फल के ऊपर एक कवर चढ़ जाता है ना, तुम लोग देखे होगे, जो फल के ऊपर कवर चढ़ता है ना उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड। ठीक है, बीजांड बोलते हैं, बीज बोलते हैं, फल बोलते हैं। लेकिन जो उसके ऊपर कवर चढ़ जाती है फल के ऊपर, जैसे सेब के ऊपर, संतरे के ऊपर, अनार के ऊपर, नींबू के ऊपर, है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग फल भित्ति, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या करता है, फल भित्ति क्या करता है, फल भित्ति क्या करता है, फलों की सुरक्षा करता है ना, फलों को सुरक्षा प्रदान करता है। पेरिकार्प क्या करता है, फलों को सुरक्षा प्रदान करता है। बस खत्म। हमारा एक दूसरा चैनल है, फ्रस्ट्रेट होना, डीमोटिवेट होना, हम भी डीमोटिवेट होते हैं, तो उस चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं। उस चैनल का नाम है बायोमन मोटिवेशन। तो उस चैनल पर जा करके आप लोग जरूर से जरूर मोटिवेशनल वीडियोस को देखना। जाहिर सी बात मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल 100% श्योर, उस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दी गई है। ठीक है, आप लोग चले जाना। आज के हाउस द जोश खत्म, एनर्जी खत्म। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो क्या, पूरा टॉपिक, पूरा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अब मेरे को आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बता दो कि पूरे चैप्टर में आपको क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। समझ में आया तो प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दो, जो नहीं समझ में आया वो टॉपिक नीचे कमेंट कर दो। ठीक है, मैं उस टॉपिक को, पूरा उस टॉपिक को ही आप लोग को समझा दूंगा। तो आप लोगों को बस अब लास्ट काम यही बचता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, और कभी भी छोटी मोटी दिक्कतें आए ना, कभी कोई परेशानी आए ना, तो परेशान मत होना यार। ठीक है, तुम लोगों के साथ ना तुम लोग का बड़ा भाई खड़ा है हमेशा। ठीक है, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत, कोई भी परेशानी, कुछ भी ऐसी कुछ दिक्कतें आ रही ना, किसी से नहीं बता सकते, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मुझे उम्मीद है तुम लोग अब अच्छे से रहोगे और अपने छोटे बड़े भाई बहनों को, है ना, एक अच्छी दिशा दोगे कि वो सही डायरेक्शन पर जाकर के मेहनत करें और ज़िंदगी में अपना नाम और मुकाम हासिल करें। ठीक, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। और आज का वीडियो मैं आप लोगों से यहीं पर अलविदा लेता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार आप लोग के साथ आकर के पढ़ाना, और बस इतना ही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी है। बस लाइफ में हमेशा हंसते रहो यार, जो कर रहे हो उसे शिद्दत से करो, दिल से करो, अपना 100% दो, बस यही लाइफ है, और लाइफ कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो। और जो डिप्रेशन का टूर मैंने बताया था आप लोगों को, थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी, मैं उसको सुधार करके बहुत जल्दी रिकवर होकर के मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, चलिए आज का वीडियो फाइनली यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।